यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। शहर की भीड़भाड़ से दूर पुराने मोहल्ले में एक 5 मंजिला बिल्डिंग थी, गैलेक्सी अपार्टमेंट। नाम सुनने में मॉडर्न लगता था, लेकिन बिल्डिंग पर नमी, जगह जगह टूटी दीवारें और सीलन की बदबू हमेशा बनी रहती थी। अरमान, जिसकी उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी, कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर में नया नया आया था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, इसलिए जब उसे बहुत सस्ते किराए पर एक बड़ा सा कमरा इस बिल्डिंग में मिला तो उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी दुआ सुन ली हो। कमरे में पहली बार जब वह दाखिल हुआ तो उसे यह जगह औरों से अलग लगी। दीवारों पर हल्की हल्की दरारें थीं, पंखा पुराना था और खिड़की से बाहर का नजारा एकदम सुनसान गली का दिखता था। लेकिन फिर भी कमरे का साइज बड़ा था और किराया आधे से भी कम। पहली रात अरमान ने बिस्तर लगाया और चैन की नींद सो गया। उसे लगा कि सारी टेंशन खत्म, अब उसे पढ़ाई पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। पहले 2 दिन तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसे यह कमरा पसंद आने लगा। खिड़की से आती ठंडी हवा, रात को दूर से सुनाई देती ट्रेन की सीटी और कमरे का सन्नाटा, सब कुछ उसे सुकून देता था। लेकिन तीसरी रात कहानी ने करवट ली। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। वह उठकर पानी पीने गया, तभी उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वह ठिठक गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, कुछ नहीं था, खाली कोना। उसने खुद को समझाया, थकान है, नया कमरा है, वहम हो रहा है, और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन दिल की धड़कनें तेज थी। सुबह उठते ही उसने अपने दोस्त रवि को फोन किया। भाई, अजीब अजीब लग रहा है कमरे में, रात को लगा जैसे कोई खड़ा था कोने में। रवि ने हंसते हुए कहा, अबे पागल है क्या, नई जगह है इसीलिए अजीब लग रहा होगा, ज्यादा मत सोच। अरमान ने सिर हिला दिया, लेकिन मन नहीं माना। दिन बीतते गए। चौथे दिन से वह नोटिस करने लगा कि कमरे में अक्सर अजीब सी गंध रहती है, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में होती है। उसने अगरबत्ती जलाई, पर गंध बार बार लौट आती थी। रात को कभी कभी बिस्तर पर लेटे लेटे उसे साफ सुनाई देता कि कोई हल्की सी सरसराहट हो रही है, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। वह डर के मारे पूरी चादर सिर तक खींच लेता और आंखें कसकर बंद कर लेता। अब धीरे धीरे उसकी नींदें टूटने लगीं। कभी रात को खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी पंखा बंद हो जाता। वह बार बार उठकर सब कुछ चेक करता। एक रात उसने साफ साफ महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने बिना सोचे समझे मोबाइल की टॉर्च जलाई और सामने कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसने फिर से रवि को फोन किया, भाई कुछ गड़बड़ है इस कमरे में, 2-4 दिन से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, गंध, आवाजें, खिड़की अपने आप खुल जाती है। मैं पागल नहीं हो रहा हूं, सच में कुछ है यहां। रवि ने हंसकर टाल दिया, तू ओवरथिंक कर रहा है, एकदम अकेला रहता है ना, इसीलिए वहम हो रहा है, जाकर सो जा। अरमान चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर डर गहराता जा रहा था। रवि से फोन पर बात करने के बाद अरमान ने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की। ठीक है, शायद सचमुच वहम ही हो, लेकिन मन के किसी कोने में उसे यकीन था कि वह चीजें जो वह देख और महसूस कर रहा है वे उसकी कल्पना नहीं हो सकती। 5वीं रात कमरे में हल्की हल्की हवा चल रही थी, खिड़की आधी खुली थी। अरमान किताब लेकर पढ़ रहा था। अचानक खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह उठा, खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, बस गली के खंभे की स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी। वह वापस बैठा ही था कि पीछे से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने तुरंत पलटकर देखा, दरवाजे पर कोई नहीं था। अब उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोला। बाहर सुनसान गलियारा, चारों तरफ सन्नाटा। वह डर के मारे दरवाजा बंद करके चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने मोबाइल उठाया और रवि को फिर फोन लगाया। भाई, अब की बार सच में दरवाजे पर दस्तक हुई थी, मैंने सुनी, लेकिन जब खोला तो कोई नहीं था। रवि चिढ़ गया, यार अरमान, अब तू पागल हो रहा है, छोड़ ये सब। देख, अगर इतना ही डर लग रहा है तो बदल दे कमरा।
क्यों अकेला डर रहा है? या फिर मैं कल आकर तेरे पास रुक जाता हूं। अरमान ने गहरी सांस ली। ठीक है, तू कल आ जा। रात किसी तरह गुजरी, लेकिन अरमान को नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही लगता कोई पास खड़ा है। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखें लाल थीं। दिन भर वह कॉलेज गया, पढ़ाई की, दोस्तों के साथ बैठा। सब नॉर्मल लगा। उसे भी लगा कि शायद रात में दिमाग ने ही खेल खेला। शाम को रवि आया। तो भाई दिखा तेरे भूत वूत को, वह हंसते हुए बोला। अरमान मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। दोनों ने खाना खाया और कमरे में बातें करते रहे। रात करीब 12 बजे दोनों सोने की तैयारी करने लगे। रवि बोला, अबे कुछ नहीं है यहां, देख सब नॉर्मल है, तू ही ओवरथिंक कर रहा था। अरमान भी कुछ रिलैक्स हो गया। दोनों बिस्तर पर लेट गए। करीब 2 बजे रात अरमान की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा रवि गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन कमरे के कोने में वही एहसास। उसने पसीने से भीगी हथेलियों से टॉर्च ऑन की। रोशनी पड़ते ही कोना खाली था, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई और वहां साफ साफ एक परछाई नजर आई, जैसे कोई लंबा इंसान खड़ा हो। अरमान का गला सूख गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने डर के मारे रवि को झकझोरा। उठ उठ, देख उधर। रवि नींद में उठकर इधर उधर देखने लगा। कहां? कुछ भी तो नहीं है। परछाई गायब हो चुकी थी। रवि बोला, अबे यार तू ज्यादा डरपोक है, चल सो जा। और फिर वह खर्राटे मारने लगा। लेकिन अरमान पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखें कोने से हट ही नहीं रही थीं। अगली सुबह रवि चला गया। भाई सच बोलूं तो यहां सब ठीक है, तेरे दिमाग का खेल है बस। अरमान ने सिर हिलाया, पर अंदर से वह और भी डर चुका था। अब वह समझ चुका था ये सब उसके वहम नहीं थे, कुछ था उस कमरे में। धीरे धीरे चीजें और बिगड़ने लगीं। रात को दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगा। खिड़की की कांच पर जैसे किसी ने उंगलियों से निशान बना दिए हों। और कभी कभी कमरे में अचानक सर्दी छा जाती थी। एक रात तो हद हो गई। अरमान नींद में था। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, निकल जा यहां से। वह झटके से उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि वह मान ही नहीं पा रहा था कि यह सपना था। अब वह डर के मारे हर रात लाइट जलाकर सोने लगा, लेकिन लाइट में भी साया कभी कभी नजर आता। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। नींद टूटती, आंखों के नीचे काले घेरे। दोस्त पूछते, सब ठीक है, लेकिन वह क्या बताता। एक दिन उसने मकान मालिक से पूछा, भाई साहब ये कमरा इतने कम किराए में क्यों दे दिया आपने? मकान मालिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, वैसे ही, पुराना कमरा है इसलिए सस्ता है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अरमान अब कंफ्यूज था। क्या यह सब सचमुच भूत प्रेत है या उसका दिमाग बिगड़ रहा है? लेकिन रात को जब वह अकेला होता, जब कोई आवाज नहीं होती, तभी सबसे ज्यादा महसूस होता कि कोई उसके साथ है, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो लगातार उसे घूर रहा है। अरमान अब डर के साथ जीने लगा था। दिन में कॉलेज जाकर लोगों के बीच रहने पर उसे सब नॉर्मल लगता, लेकिन जैसे ही शाम होती और वह कमरे में अकेला लौटता, भीतर से एक अजीब सा बोझ उस पर उतर आता। वह अक्सर दरवाजा खोलते ही ठिठक जाता। कमरा वैसा ही रहता, मगर माहौल बदल जाता, जैसे अंदर आते ही कोई ठंडी भारी हवा उसके शरीर को घेर लेती हो। उसकी हालत अब इतनी बिगड़ गई थी कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लग पाता। हर रात को वह मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके कमरे के कोने कोने को देखता, फिर चैन की सांस लेकर लेट जाता, लेकिन चैन बस कुछ पलों का ही होता। 7वीं रात अरमान आधी रात को उठा। उसने साफ महसूस किया कि उसका बिस्तर हल्का हल्का हिल रहा है। पहले उसने सोचा कि शायद सपना देख रहा है, लेकिन आंखें मलकर देखा, बिस्तर सचमुच हिल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च उठाकर चारों तरफ रोशनी डाली। कमरे में कोई नहीं था। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर रखी पुरानी किताबें नीचे गिर पड़ी। धड़ाम धड़ाम आवाज सुनकर उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। वह डर के मारे दीवार से चिपक गया। उसकी आंखें अलमारी पर थीं। तभी अलमारी के अंधेरे में से 2 चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। अरमान का गला सूख गया, आवाज तक नहीं निकल रही थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह फर्श पर लेटा हुआ था।
शायद वह बेहोश हो गया था। अलमारी बंद थी, किताबें बिखरी पड़ी थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, ये सब सपना होगा। हाँ, सपना ही था। लेकिन उसके भीतर कहीं गहरे अब यह बात बैठ चुकी थी, यह सपना नहीं था। मकान मालिक की चुप्पी। अगले दिन अरमान सीधा मकान मालिक के पास पहुंचा। भाई साहब, सच सच बताइए, इस कमरे में कुछ हुआ है क्या? मकान मालिक ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं। नहीं, कुछ नहीं, तू बस अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी, वह जैसे कुछ छुपा रहा था। अरमान का शक और गहरा गया। अकेलेपन का डर अब उसकी रातें और मुश्किल हो गई थीं। खिड़की के शीशे पर किसी के हाथों के निशान बन जाते। वॉशरूम से पानी टपकने की आवाज आती, लेकिन जब देखता तो नल बंद होता। और कभी कभी जब वह लेटा होता तो उसे लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। वह कांप उठता, कभी चादर सिर तक खींच लेता, कभी खुद से बोलने लगता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब वहम है। लेकिन भीतर से वह जानता था, यह वहम नहीं है। एक और रात का हादसा, करीब 2 हफ्ते बाद की रात। अरमान ने तय किया कि वह आज जाग कर बैठेगा। उसने लाइट जलाई, कॉफी पी और किताब हाथ में ली। रात के 2 बजे अचानक ट्यूब लाइट झपकी और बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन मोबाइल अचानक बंद हो गया। अब वह पूरे अंधेरे में था। तभी उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, निकल जा यहां से। इस बार आवाज एकदम पास से आई, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास बोल गया हो। अरमान ने घबराकर हाथ पांव मारते हुए टेबल पर रखी माचिस जलाई। उसकी लौ जैसे ही जली, सामने दीवार पर परछाई उभर आई, एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति जिसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं। अरमान चीख पड़ा और माचिस बुझ गई। वह अंधेरे में घुटनों के बल बैठ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी फट जाएगा। टूटन अगले दिन वह खुद को शीशे में देख रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। उसने खुद से बुदबुदाया, मैं यहां और नहीं रह सकता, लेकिन जाऊं कहां? उसे लगा कि शायद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये कमरा इतना सस्ता क्यों था? मकान मालिक क्यों टालता है? क्या इस कमरे में पहले कुछ घटा है? लेकिन जवाब कोई नहीं था। आखिरी रात उसने तय किया कि अगले दिन कमरा छोड़ देगा, लेकिन किस्मत ने जैसे कुछ और ही ठान रखा था। उस रात करीब 3 बजे उसे लगा कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। उसने चादर हटाई तो देखा उसके पैरों पर ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियां कसकर जकड़ी हुई थीं। वह चीखते हुए उठ बैठा, लेकिन सामने कोई नहीं था। पसीने से भीगा उसका शरीर कांप रहा था। फिर अचानक अलमारी का दरवाजा खुद खुला और उसमें से वही परछाई बाहर निकली। इस बार वह सिर्फ परछाई नहीं थी, उसका आकार और साफ था, लंबा काला झुका हुआ और उसकी आंखें खून जैसी लाल। वह धीरे धीरे अरमान की तरफ बढ़ने लगी। अरमान ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और फिर उसने वही शब्द दोहराए, निकल जा यहां से। अरमान की आंखें। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अरमान ने कसम खा ली थी कि वह उस कमरे के पास भी नहीं जाएगा। रवि बार बार समझा रहा था, देख, सब मन का वहम था, तू बीमार था इसलिए ज्यादा महसूस हुआ। अब नए कमरे में जा और सब भूल जा। लेकिन अरमान जानता था यह वहम नहीं था। उसने नया कमरा ले लिया। वहां सब सामान्य था, न अजीब आवाजें न परछाइयां, लेकिन उसके भीतर डर की छाप गहरी उतर चुकी थी। रात को जब वह सोता तो अचानक नींद टूट जाती। उसे लगता कोई पास खड़ा है। कभी कभी तो साफ सुनाई देता, निकल जा। वह पसीने पसीने होकर उठ बैठता। फिर से सामना। करीब 1 महीने बाद वह अपनी किताबें लेने के लिए मजबूरी में पुराने कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही वही बदबू नाक में घुस गई। कमरा अब खाली था, लेकिन जैसे उसमें अब भी कोई मौजूद हो। उसने हिम्मत जुटाई और किताबें समेटने लगा। तभी अलमारी का दरवाजा धीरे से चरर करके खुला। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक कदम पीछे हट गया। उस अंधेरे में से फिर वही लाल आंखें झिलमिलाईं। अरमान के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। इस बार आवाज आई, तू क्यों लौटा? अरमान के हाथ से किताबें गिर गईं। वह पीछे हटते हुए दरवाजे तक भागा और धड़ाम से दरवाजा बंद कर बाहर निकल गया।
सच्चाई की तलाश। अब अरमान को यह जानना जरूरी हो गया था कि उस कमरे में आखिर हुआ क्या था। उसने आसपास के पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। पहले सब चुप रहे, फिर एक बुजुर्ग औरत ने धीरे धीरे बताया, बेटा, उस कमरे में पहले एक लड़का रहता था, अकेला। उसने पढ़ाई के दबाव में रस्सी डालकर अपनी जान दे दी। उसी रात से वहां साया बस गया। कई किराएदार आए पर टिके नहीं। कुछ पागल हो गए, कुछ बीमार पड़े और कुछ रातों रात भाग गए। अरमान का गला सूख गया। उसे लगा जैसे वह लड़का आज भी वहीं है और किसी को अपना हिस्सा बनाने के लिए बुला रहा है। अरमान की हालत दिन गुजरते गए, लेकिन अरमान सामान्य नहीं हो पा रहा था। नई जगह पर रहते हुए भी उसे अक्सर खिड़की पर उंगलियों के निशान दिखते, पानी टपकने की आवाज सुनाई देती। एक रात वह जागा तो उसके बिस्तर के पास वही परछाई खड़ी थी। इस बार वह उसके नए कमरे में भी आ चुकी थी। अरमान टूट गया। उसने सिर पकड़ लिया। क्यों क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? कोई जवाब नहीं आया, बस वही ठंडी फुसफुसाहट, तू मेरा है। क्लाइमैक्स। अब अरमान समझ गया कि वह उस कमरे से निकल आया है, लेकिन उस कमरे की आत्मा उसके साथ जुड़ चुकी है। वह चाहे जितनी दूर भागे, वह परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी। क्लासेस में जाना कम हो गया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। रवि को समझ ही नहीं आया कि उसके दोस्त के साथ क्या हो रहा है। एक दिन रवि ने अरमान को कमरे में बेहोश पाया। दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, यह मेरा कमरा है। अंत अरमान को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण डर नहीं, बल्कि उस कमरे का शाप है। वह लड़का जिसने वहां जान दी थी, वह अब हर आने वाले को अपने जैसा अकेला और टूटा हुआ बना देता है। अरमान आज भी जिंदा है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा डर और थकान रहती है। रात को अचानक उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और होंठ कांपते हुए वही शब्द दोहराते हैं, निकल जा, निकल जा। और फिर वह सन्नाटे में डूब जाता है। अरमान नई जगह शिफ्ट हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कॉलेज में दोस्त हंसी मजाक करते, प्रोफेसर पढ़ाते, पर उसका मन हमेशा कहीं और अटका रहता। रात को लेटते ही उसे लगता जैसे कोई उसके कानों के पास खड़ा हो, जैसे कोई उसकी धड़कनों को सुन रहा हो। उसकी आंखें नींद में भी डर से खुली रहती, पसीने से भीगा शरीर, कांपते हाथ। वह खुद से कहता, यह सब खत्म हो गया है, तू अब उस कमरे से बाहर है। लेकिन भीतर की आवाज फुसफुसाती, नहीं, तू बाहर नहीं निकला। परछाई का पीछा। एक रात वह अपने नए कमरे में पढ़ाई कर रहा था। खिड़की पर पर्दा लगा था। अचानक पर्दा हल्का सा हिला, जैसे किसी ने बाहर से हाथ फेरा हो। उसने झटके से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कांच पर उंगलियों के गीले निशान थे। उसका दिल बैठ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और तभी उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई बैठा है। साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां अंधेरा बाकी जगह से ज्यादा गहरा था। रवि की चिंता। रवि ने भी नोटिस करना शुरू किया कि अरमान का चेहरा पीला पड़ गया है। भाई, तेरे साथ सच में कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखा। अरमान ने धीमी आवाज में कहा, यह डॉक्टर का मामला नहीं है, ये वही है रवि, वही जो उस कमरे में था। रवि हंसने की कोशिश करता, पर उसकी आंखों में डर उतर आता। अबे छोड़ना यार। लेकिन अरमान के लहजे में ऐसा यकीन था कि रवि के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। मकान मालिक का राज। एक दिन अरमान हिम्मत करके फिर उसी बिल्डिंग में गया। इस बार उसने सीधे मकान मालिक से कहा, अब और झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, उस कमरे में क्या हुआ था? मकान मालिक ने गहरी सांस ली। बेटा, उस कमरे में 5 साल पहले एक लड़का रहा था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। पढ़ाई का दबाव, अकेलापन। एक रात उसने पंखे से लटककर जान दे दी। तब से जो भी उस कमरे में गया चैन से नहीं रहा। कुछ महीनों में भाग गया, लेकिन तू सबसे ज्यादा दिन टिक गया। अरमान की रूह कांप गई। तो वो अभी भी वहीं है? मकान मालिक ने आंखें नीची कर ली। हाँ, और लगता है इस बार उसने तुझे अपना हिस्सा मान लिया है। डर का फैलाव अब अरमान के साथ अजीब अजीब हादसे नए कमरे में भी होने लगे। किताबें अपने आप गिर जाती, आईने में उसकी शक्ल के पीछे कोई और खड़ा दिखता, और कभी कभी उसे अपने गले पर किसी ठंडी हथेली का दबाव महसूस होता। वह चीखता, पर आसपास कोई सुन ही नहीं पाता। आखिरी मुठभेड़ एक रात अरमान ने तय किया कि वह अब डर कर भागेगा नहीं,
उसने कमरे की लाइट बुझाई और अकेले बैठ गया। अगर तुझे मुझसे कुछ कहना है, सामने आ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर हवा ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। कोने से वही साया निकलकर सामने आया, लंबा, काला, झुका हुआ, आंखें खून जैसी लाल। वह अरमान के बिल्कुल पास आकर रुक गया। अरमान कांपते हुए बोला, तू मुझसे क्या चाहता है? उसने सुना गहरी टूटी हुई आवाज, तू वही दर्द महसूस कर जो मैंने किया था, तन्हाई, डर और मौत। अरमान की सांसें रुकने लगी। उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। वह जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की खामोशी। सुबह रवि उसके कमरे में पहुंचा। अरमान जमीन पर बेसुध पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें खुली हुई, होंठ कांपते जैसे आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो। दीवार पर धूल में उंगलियों से लिखा था, अब यह भी मेरा है।